गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ और आज की क्लास में बच्चों हमारा चैप्टर होने वाला है 3 क्वेश्चंस। तो इसको पढ़ने के लिए लेट्स मूव ऑन टू द स्मार्ट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रीड करने से पहले देखते हैं अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस, कि एक राजा है जिसके पास क्या है, 3 सवाल हैं। और क्या है उसके वो 3 सवाल, उसे जानने के लिए हमें इस चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो इनका क्या ढूंढ रहा है, जवाब ढूंढ रहा है। सीकिंग आंसर्स का मतलब हो जाता है बच्चों जवाब ढूंढना। वो इनका जवाब ढूंढना चाहता है, उसके मन में 3 सवाल आए हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या हैं, और डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और क्या किंग को उसके जवाब मिल पाते हैं। तो ये सब जानने के लिए हम इस चैप्टर को आगे स्टडी करते हैं। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. कि जो किंग है उसके दिमाग में एक थॉट आता है, एक विचार आता है कि अगर उसे इन चीजों के बारे में पता चल जाए, इन तीन सब चीजों के बारे में पता चल जाए, तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीजें क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। व्हाट इज द राइट टू बिगिन, राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि मतलब अगर आप किसी चीज की शुरुआत करने वाले हैं तो उसका सही वक्त क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों की बात और राय उसे, किंग को सुननी चाहिए, राजा को सुननी चाहिए। और तीसरा है बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है जो उसे करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं बच्चों। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि व्हाट वर दोस 3 क्वेश्चंस। तो आप लिखेंगे कि पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का सही वक्त क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसलिए किंग जो है वो अपने मैसेंजर्स यानी कि दूतों को भेजता है, पूरे किंगडम में जितना भी उसका राज जहां तक फैला होता है वहां तक अपने दूतों को भेजता है, और ये मैसेज उनसे आगे पास करवाता है कि जो भी राजा के इन 3 सवालों के जवाब देगा उसे क्या दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे समझदार लोग, वाइज मैन का मतलब होता है होशियार लोग, उस किंग के पास आते हैं, लेकिन सबके जवाब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. First question के जवाब में कई लोग ये कहते हैं कि किंग को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से महाराजा हर काम को प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे अगर वो टाइम टेबल मेंटेन करके चलते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कई लोग ये कहते हैं कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है किसी भी कार्य को एडवांस में कर पाना। The king should notice all that was going on. और किंग ये सारी चीजें क्या कर रहा था, नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और किंग को जितने भी फुलिश प्लेजर्स होते हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और उसे वही करना चाहिए जो उस वक्त जरूरी महसूस हो रहा होता है। तो इस तरह के अलग अलग आंसर्स किंग के पास लोग लेके आ रहे थे। Yet others said that the king needed a council of wise men. कई लोगों ने कहा कि किंग को किसकी जरूरत है, एक काउंसिल की जरूरत है जिसमें सारे समझदार लोग उनके साथ होंगे, who would help him act at the proper time, जो कि उन्हें हेल्प करेंगे सही वक्त पे सही डिसीजन लेने के लिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको एक पूरी काउंसिल रखनी चाहिए अपने पास वाइज मैन की, समझदार लोगों की। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, क्योंकि बिना हेल्प के एक अकेला व्यक्ति उन्हें सही वक्त नहीं बता पाएगा हर एक्शन के लिए। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है। काउंसिल का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग चूजन, जिनको चूज किया जाता है ताकि वो राजा को क्या दे सके, एडवाइस दे सके, ताकि राजा क्या बना सके, एक्शन ले सके और नए रूल्स को बना सके।
आगे स्टूडेंट्स, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और इन चीजों के लिए हम काउंसिल के डिसीजन का वेट भी नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और इसलिए अगर आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि क्या सही वक्त है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक बार भविष्य में देखना पड़ेगा, फ्यूचर में देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और ये काम तो सिर्फ कौन कर सकता है? मैजिशियंस ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। और इसीलिए किंग को किसके पास जाना चाहिए, किसकी मदद लेनी चाहिए? मैजिशियंस की मदद लेनी चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब ये किसका आंसर था बच्चों? ये सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बारी आती है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम said that people must necessary most necessary to the king were his counselors, कि किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? उसके काउंसिलर्स ही हैं। काउंसिलर्स यानी कि जो भी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट यानी कि जो पंडित लोग हैं वो किंग के लिए बहुत जरूरी है, जो कि वहां पे सही रूप से पूजा पाठ वगैरह कर सके। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कईयों ने कहा कि डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड येट अदर्स सेड देयर हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और किसी ने कहा कि सोल्जर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे अलग अलग आंसर्स आ रहे थे बच्चों सब जगह से। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship। और थर्ड क्वेश्चन के जवाब में किसी ने कहा कि साइंस है, किसी ने कहा कि फाइटिंग है, और किसी ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। As the answer to this question were so different, the king was not satisfied and gave no reward। और क्योंकि जो आंसर्स थे वो सब बहुत अलग अलग थे, इस वजह से जो किंग थे बच्चों वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं देते हैं। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक हर्मिट की एडवाइस लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अपने ज्ञान के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। हर्मिट कौन होता है बच्चों? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं बच्चों सन्यासी भी कहा जा सकता है, जो इंसान अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ व्यतीत करता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। हर्मिट लिव्ड इन अ वुड का मतलब होता है कि जो हर्मिट थे वो जंगलों में रहा करते थे। वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, विच ही नेवर लेफ्ट, जहां से वो कभी भी इधर उधर नहीं जाया करते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। और वो सिर्फ और सिर्फ साधारण लोगों से ही मिला करते थे। इसलिए जो किंग होता है बच्चों एक साधारण वेश धारण कर लेता है, बल्कि किंग बन के वहां नहीं जाता। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो जब वो हर्मिट से मिलने जा रहे होते हैं, हर्मिट के हट के पास, तो किंग अपने घोड़े से उतर जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड को अपना हॉर्स सौंपते हुए वो वहां से पैदल ही आगे हर्मिट के हट की तरफ बढ़ जाते हैं। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। वो जैसे ही हर्मिट के घर के हट के सामने आते हैं, वो देखते हैं कि हर्मिट क्या कर रहा होता है? अपने ग्राउंड को यानी कि अपने खेत को, जमीन को खोद रहा होता है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। वो किंग को ग्रीट करता है और फिर से डिगिंग स्टार्ट कर देता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो कैसा था? बहुत ज्यादा ओल्ड, बूढ़ा था और बहुत कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली। और जैसे ही वो काम कर रहा था उसकी सांस फूलने लगती है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। किंग हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर थ्री क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मेरे तीन सवालों का मुझे जवाब दे सकें। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। वो पूछना शुरू करता है उनसे अपने सवाल की मुझे कैसे पता चले कि मैं सही समय पर सही चीज कैसे करूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे जरूरी चीज क्या है मेरे जीवन में। तो ये तीनों सवाल बच्चों वो हरमिट से पूछ लेता है।
The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. hermit किंग की बातें सुनता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता और अपनी जो डिगिंग है वो शुरू कर देता है फिर से. You are tired, said the king. King ये देखकर कहता है कि आप बहुत थक गए हैं. Let me take the spade and work in your place. मुझे अपना फावड़ा स्पेड दे दीजिए और मैं आपका काम कर देता हूँ. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. और ये सुनकर के जो hermit था वो अपना स्पेड राजा को दे देता है, किंग को दे देता है और अपने आप उनको थैंक यू बोलते हुए ग्राउंड में बैठ जाता है. तो आप देख सकते हैं बच्चों इस पिक्चर में ये हर्मिट है और ये किंग है और ये अपना स्पेड किंग को दे देता है और उसके बाद किंग डिगिंग शुरू कर देते हैं. When the king had dug the two beds, he stopped and repeated his question. और जब किंग थोड़ी बहुत डिगिंग कर लेते हैं उसके बाद वो फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." और हर्मिट फिर से उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते. वो खड़े होते हैं और अपने हाथ को स्ट्रेच करते बोलते हैं कि अब मुझे मेरा स्पेड वापस दो, अब मैं काम करता हूँ और तुम रेस्ट करो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन किंग उसे इसका स्पेड नहीं देते और डिगिंग फिर से कंटिन्यू कर देते हैं. वन आवर पास देन अनदर. और इस तरह से एक घंटा 2 घंटा गुजर जाते हैं. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. और लास्ट में जब सूरज ढल जाता है तब किंग जो है उस स्पेड को जमीन पर गाड़ते हुए कहते हैं, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ यू कैन गिव मी आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं तो प्लीज मुझे उनका जवाब दीजिए और फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. The hermit कहते हैं कि देखो कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. कोई व्यक्ति राजा की तरफ दौड़ता चला आ रहा था जिसने अपने पेट को क्या कर रखा था बच्चों, प्रेस कर रखा था अपने हाथों से, जहां से कि ब्लड फ्लो हो रहा था, खून का बहाव बाहर आ रहा था. और जैसे ही वो किंग के पास आता है वो क्या हो जाता है, फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है. द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जो hermit होता है और किंग होते हैं वो दोनों मिलकर के उस व्यक्ति के कपड़ों को उतारते हैं और देखते हैं कि उसके पेट पर एक बहुत गहरा घाव मौजूद होता है. द किंग washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. किंग उस घाव को वॉश करते हैं, धोते हैं और अपने हैंडकरचीफ से कवर करने की कोशिश करते हैं, बट ब्लड जो था वो अभी भी फ्लो होना बंद नहीं हो रहा था. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. और किंग फिर से उसको रीड्रेस करते हैं, तब जाके ब्लीडिंग जो है बच्चों वो क्या होती है, स्टॉप होती है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. वो व्यक्ति अब थोड़ा ठीक महसूस करता है और कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आते हैं, उसको पीने के लिए देते हैं. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. अब तक बच्चों क्या हो गया था, सन जो था वो पूरी तरह से सेट हो चुका था, मतलब ढल चुका था और जो हवा थी अब धीरे धीरे ठंडी होने लग गई थी. द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. जो किंग था वो हर्मिट की मदद से उस घायल व्यक्ति को अंदर हट में ले जाते हैं और उसको बेड पे लेटा देते हैं. द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट. व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर देता है और शांति से लेट जाता है. द किंग tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. किंग भी बहुत थक चुके होते हैं जो क्योंकि पूरे दिन में उन्होंने बहुत काम किया था और बहुत ज्यादा वॉक करके वहां पहुंचे थे, तो वो भी फ्लोर पे जमीन पे ही लेट जाते हैं और सो जाते हैं. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. और जैसे ही वो उठते हैं उनको तब जाके ध्यान आता है कि वो भी कहाँ पे हैं और वो bearded man वहां पे कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. वो क्या कहता है कि मुझे माफ करना, जैसे ही वो देखता है कि जो किंग है वो जाग चुका है. Do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता और आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं आपको माफ करूं. You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swear revenge on you. मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूँ, बियर्डेड मैन ऐसा कहता है जो घायल व्यक्ति था,
कि आप मुझे भले ही ना जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका क्या हूँ? एनिमी हूँ। एनिमी का मतलब होता है बच्चों दुश्मन। जो आपसे क्या लेना चाह रहा था? रिवेंज लेना चाह रहा था, बदला लेना चाह रहा था। बिकॉज़ यू पुट माय ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माय प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को क्या मृत्यु दंड दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया था? सीज कर लिया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई मेड अप माय माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। क्योंकि मुझे पता था कि आप उस हर्मिट से मिलने अकेले ही जा रहे हैं, और मैंने अपना मन बना लिया था कि जब आप वापस आ रहे होंगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा? मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जो वहां जहां मैं छिपा हुआ था मैं वहां से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मुझे आपके बॉडीगार्ड्स ने देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और आपके बॉडीगार्ड ने ही मुझ पे हमला करके मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं आपके बॉडीगार्ड से तो बचकर निकल गया, लेकिन मैं मर जाता अगर आप लोग मेरे घावों को ठीक नहीं करते, उनकी मरहम पट्टी नहीं करते। ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों मरहम पट्टी करना। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं चाहता था कि मैं आपको क्या कर सकूं? आपको मार सकूं, लेकिन आपने ही मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और अगर अब मैं जीवित रहता हूं तो मैं हमेशा आपका एक वफादार सर्वेंट बनकर काम करूंगा, और मैं अपने सन्स को, अपने बच्चों को भी सेम ऑर्डर दूंगा कि वो आपका हमेशा वफादार बनकर काम करें। और लास्ट में वो कहता है फॉरगिव मी, कि मुझे माफ कर दें। यहां तक क्लियर है सभी को? The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. जो किंग था वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसने अपने एनिमी के साथ क्या कर लिया था? सुलह कर ली थी, और इतनी आसानी से, और उसको एज अ फ्रेंड भी जीत लिया था। He not only forgave him but said he would send his servants as his own doctor to look after him. वो उसको माफ भी कर देता है और साथ ही साथ ये कहता है कि मैं अपने डॉक्टर्स भेजूंगा जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो ये प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस दे दूंगा, जो कि उनके द्वारा सीज कर दी गई थी। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. उस वुंडेड व्यक्ति को वहां पे छोड़ करके बाहर जाते हैं और हर्मिट की तलाश करने लगते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वहां से वापस जाने से पहले वो चाहता था कि उसे उसके 3 सवालों का जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन हिज बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट अपने घुटनों में बैठ के जिस जमीन को उन्होंने पिछले ही दिन राजा ने खोदा था बच्चों, वहां पे क्या कर रहा था? बीज को बो रहा था, सीड्स बो को सो कर रहा था। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." किंग हर्मिट के पास जाता है और लास्ट टाइम ये कहता है कि मैं लास्ट टाइम आपके सामने विनती कर रहा हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब मुझे दे दें। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। How have I been answered? राजा कहता है कि मुझे कैसे आंसर मिले? मुझे तो पता नहीं चला। Do you not see? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? हर्मिट ये कहता है, If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed विद मी। वो कहते हैं कि देखो तुम्हें पता नहीं लगा कि अगर तुम उस वक्त मेरी वीकनेस को नहीं समझते कि मैं वीक था और कमजोर था और मैं डिगिंग वाला वर्क नहीं कर पा रहा था, तो तुम क्या करते? तुम वापस चले जाते, और जब तुम वापस जाते तो वो व्यक्ति तुम पे अटैक करता और तुम्हें मार देता। तो तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना, तुमने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट वक्त टाइम जो था वो क्या था बच्चों? जब आप बेड्स को डिगिंग कर रहे थे, जब तुम इस जमीन को खोद रहे थे। When I was the most important one, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. और तुम्हारे लिए सबसे important व्यक्ति उस वक्त मैं था, क्योंकि तुम मेरे लिए उस काम को कर रहे थे। और सबसे important काम क्या था? And to do me good, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना ही उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे important business था, क्योंकि अगर तुम वो नहीं करते तो तुम मारे जाते। Afterwards, when the men ran to us, the most important was when you were caring for him. और जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ करके आया तो सबसे important टाइम वो था जब तुम उसका ख्याल रख रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died. क्योंकि अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखते तो वो मर जाता। Without having made peace with you, और तुम्हारे साथ जो उसकी सुलह हो चुकी है, तुम्हारी दोस्ती वापस से हो चुकी है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती।
सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस वक्त कौन था? वो वुंडेड मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, तुमने उसकी जो मदद करी, वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नाउ। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नाउ, यानी कि प्रेजेंट। हमारा जो वर्तमान है, जो अभी हमारा क्षण, जो हमारा जिस पल में हम जी रहे हैं, वो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि वही वक्त वक्त हमारे पास है जब हम कुछ काम कर सकते हैं, जब हम हमारे पास पावर होती है कि हम कोई एक्शन ले सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए वो होता है जो उस वक्त उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम उसके बाद उस व्यक्ति से दोबारा मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है, इज टू डू डू गुड टू दैट पर्सन, कि उस पर्सन के साथ, जिस मोमेंट में आप जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ अच्छा कर सके, वही सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी पर्पज के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, और आज हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, थ्री थ्री क्वेश्चंस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन ढंग से कर लिया है, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।